हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने 2023-24 के इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास के बोर्ड के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमने विलियन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हमने उसमें हर एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन भी लिया है। अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। देखिए, हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इंग्लिश में नाम कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए होगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है जिसका ज्ञान होना सभी बच्चों के लिए अति आवश्यक है। देखिए, वैद्युत रसायन की अगर बात की जाए तो हम इसमें उन सभी बैटरीज या सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें रसायन होता है, और रसायन की सहायता से यानी कि केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ये जो रासायनिक ऊर्जा होती है ये रिडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से होता है, यानी कि अपने आप होता है सेल्फ। इसे हम बोलते हैं स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः प्रतिवर्ती, स्वतः प्रवृत्ति। एक प्रोसेस होता है जो स्वयं से होता है और फिर उससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी की हेल्प से, रासायनिक ऊर्जा की सहायता से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। और फिर उस वैद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग एक ऐसे प्रोसेस के लिए करते हैं जो स्वयं से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, पंखा है। पंखा अपने आप कभी चल नहीं सकता, इसको रन होने के लिए, पंखा घूमने के लिए उन्हें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो जिस किसी प्रोसेस को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे हम बोलते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस बोलते हैं उसको हम। देखिए, आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्या है, बैटरी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैटरी। देखो, बैटरी इस बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उनका अध्ययन हम लोग इसी अध्याय में करने वाले हैं। ये हमारे पास क्या है, फोन। तो जो हमारे पास सेल फोन है, इस सेल को यूज करने के लिए कि ये चलता कैसे, करता कैसे काम ये, तो इसका रन होने के लिए इसको भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी कि ये कैसे काम करता है, अगर ये जानना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा ऐसा प्रोसेस। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसका नाम क्या है, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है वैद्युत, दूसरा क्या है, रसायन। यानी रसायन की हेल्प से हम लोग वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है ना, हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, इसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, वैद्युत रसायन है क्या। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन रासायनिक, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यहां आप लिखिए, जिसके अंतर्गत स्वतः परिवर्तित
स्वतः परिवर्तित, स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो स्वतः परिवर्तित रासायनिक रिएक्शन होगा, हम यहाँ पर उसके लिए हम रिडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि स्वतः परिवर्तित ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद से होती है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा की हेल्प से होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और इस वैद्युत ऊर्जा का कहाँ करते हैं बताओ? इस वैद्युत ऊर्जा का उपयोग स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम को संचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? यानी कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग क्या होता है कि एक स्वतः परिवर्तित केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करते हैं परिवर्तित, और फिर उस वैद्युत ऊर्जा को हम लोग किसी ऐसे प्रोसेस जो स्वयं से नहीं होते, यानी कि स्वतः परिवर्तित रासायनिक प्रक्रम को संपूर्ण कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना, संचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? हाँ, इसमें और कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैद्युत रसायन है उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है ना? आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है? देखिए, इसके अंदर हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है गैल्वेनी सेल पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इसमें वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल की सहायता से वैद्युत अपघटन पढ़ना है, वैद्युत अपघटन पढ़ना है। और लास्ट में हमें पढ़ना है अंत में इस अध्याय के क्या, हाँ, चालकता पढ़ना है, या आप क्या लीजिए चालकत्व पढ़ना है। यानी कि गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे आप इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे हम इसमें, और पढ़ेंगे लास्ट में कंडक्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना? इन तीनों टॉपिक को हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हेडिंग गिरने जा रहे हैं अपने चैप्टर का, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल। तो लगाइए हेडिंग वैद्युत रासायनिक सेल। हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली होता क्या है? देखो, एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत रासायनिक सेल। तो इसे हम लोग लिखेंगे
ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। और वैद्युत ऊर्जा को, हाँ आप ये कह सकते हो ना, बस सिंपल इतना ही कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? हाँ, परिवर्तित करता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होता है? हाँ, रासायनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। अब ये हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल्स है कौन कौन हो सकते हैं? देखो, इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा गैल्वेनिक सेल हो सकता है, गैल्वेनिक सेल हो सकता है, या वैद्युत अपघटनी सेल भी हो सकता है, वैद्युत अपघटनी सेल भी है आदि। ये सारे क्या है? ये सारे उदाहरण है किसका? वैद्युत रासायनिक सेल का। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अंतर। कौन सा अंतर भाई? आपको अंतर लिखना है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल में और वैद्युत अपघटनी सेल में। तो हम लोग यहां पर ऐसे हेडिंग बनाएंगे, इस तरह से आप लाइन खींचिए बीच में, और इधर आप लिखिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इसको वोल्टीय सेल भी कहते हो, ठीक है ना, वोल्टीय सेल भी कह लेते हैं इसको हम लोग। आप लिख लेना स्लैश डाल करके, चलो मैं लिख देता हूं वोल्टीय सेल, वोल्टीय, ये आधा लय है भैया, ध्यान रखना, वोल्टीय सेल। और वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, दो प्रकार के सेल जो है हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे मुख्य अंतर क्या है दोनों के बीच में? गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यह है रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। सबसे मुख्य अंतर यही है। और जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये मुख्य अंतर है दोनों में। ये आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य अंतर है दोनों के अंदर। अब इसके अंदर एक अंतर आप लिखिए कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इसके अंदर, वो स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, ठीक है।
विद्युत धारा का प्रवाह गैल्वेनिक सेल के अंदर स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है और इसके अंदर अपने आप नहीं होता। इसके अंदर जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, बाह्य स्रोत से, यानी कि बाह्य स्रोत से क्या होता है, इसके अंदर जो है विद्युत धारा सप्लाई किया जाता है तब प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया द्वारा बाह्य स्रोत से प्रदान की जाती है। मतलब तो यहां पर ना दो शब्द आ रहे हैं बार बार जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक तो होता है स्वतः परिवर्तित, एक होता है स्वतः अपरिवर्तित। भाई होता क्या है, देखो ध्यान से। अब अगर मान लो कोई ढाल है, ये हमारे पास कोई ढाल है, अगर यहां पर मैं कार छोड़ दूं, मतलब उसमें ब्रेक ना लगाऊं, केवल कार को छोड़ दूं सिंपली, तो कार अपने आप पहुंच जाएगा कहां तक, नीचे तक। तो यहां पर क्या है कि हमें ऊर्जा लगानी नहीं पड़ी। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया, जो स्वयं से होती है, अपने आप। छोड़ दो, सोडियम में पानी में डाल दो, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, वो क्या है, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया। अब अगर मैं यही ढाल वाला फिर से देखो, ये ढाल है, अब नीचे बिल्कुल यहाँ पर कार है, तो कार कभी ऊपर अपने आप नहीं जाएगी। कार अगर ऊपर लेके जाना है तो हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है होने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया से ऊर्जा जो होता है रासायनिक, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को जिसको हमने उत्पादन किया है का उपयोग करते हैं किसमें, किसी ऐसे प्रोसेस को रन करने के लिए जो कि स्वतः नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, इसका पहला अंतर था। अब हमें देखना है कि गैल्वेनिक सेल का अंदर जो तीसरा जो अंतर है, इसमें थर्ड अंतर यह है कि एनोड होता है, सब जानते हैं एनोड। इसका जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर। ठीक है ना, और ये हमेशा क्या सा होता है, नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल का जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा, अभी समझाऊंगा आगे। और कैथोड जो होगा, इसका कैथोड जो इसका होगा, वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। ध्यान रहे आपको, ये चैप्टर पूरा अच्छे से सीखने के लिए 11th क्लास की जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वैसे मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको 11th क्लास की जो रिडॉक्स है उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें समझा सकूं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है कैथोड पर, और ये हमारा होता है पॉजिटिव, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। इधर आ जाओ, वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड जो होता है, एनोड, वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है, एनोड पर यहां भी ऑक्सीडेशन ही होता है, यानी कि ऑक्सीकरण ये होता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है। एनोड धनात्मक रहता है किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। ये आपको अंतर ध्यान रखना है, ये बहुत कम को पता होता है। और गैल्वेनिक सेल के अंदर नेगेटिव रहता है, ऑक्सीडेशन। क्यों होता है ये बहुत कम को पता होता है, अभी समझाऊंगा। कैथोड जो होता है, कैथोड जो हमारा होता है वो नेगेटिव रहता है और यहां पर अपचयन होता है।
कैथोड पर अपचयन दोनों में होता है, लेकिन चिन्ह का अंतर होता है बाबूजी, चिन्ह का अंतर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। तो लिखो हेडिंग गैल्वेनिक सेल। अगला हेडिंग हम लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। हमें इसमें केवल गैल्वेनिक सेल पढ़ना है पहले, फिर पढ़ेंगे बाद में हम लोग विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल, आप इसको वोल्टियर सेल भी कह सकते हो, कह सकते हो, कहते ही हैं, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप लिखा करो हेडिंग गैल्वेनिक सेल। इसे हम लोग बोलते हैं वोल्टिक सेल इंग्लिश में। इंग्लिश में तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त पढ़ा सकता है। हिंदी में मुझे सीखना पड़ता है पढ़ाने के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं। तो इस सेल का अध्ययन करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है बताओ। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डेनियल सेल। एग्जाम्पल जो इसका है वो हमारे पास है क्या, डेनियल सेल। डेनियल सेल बेस्ट एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो अलग अलग बीकर लेंगे या फिर कह लो पात्र लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोडों को बनाएंगे। तो हम यहाँ पर दो लेंगे, एक तो जिंक धातु लेंगे और जिंक धातु का हम बनाएंगे एनोड, कैथोड हम लोग बनाएंगे कॉपर धातु का। तो देखो जिंक जो होता है वो क्या होता है, अधिक सक्रिय धातु होता है, अधिक सक्रिय धातु होता है, सक्रिय धातु है जिंक। अब अगर अधिक सक्रिय धातु है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन आयनन विभव जो होता है इसका बहुत ही कम होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति इसकी होती है, प्रवृत्ति इसकी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है आसानी से तो बताओ क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी इसका क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है। आसानी से हिंदी में लिखेंगे तो सरलता पूर्वक क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा किसका, जिंक का। और ये क्या होगा, धनायन बना लेगा, ठीक है ना, और ये धनायन बनाएगा, ठीक है ना। जबकि हमारे पास एक दूसरा है कॉपर, भाई साहब हमारे पास में है, ठीक है, कौन है हमारे पास बताओ, कॉपर भाई साहब। चलो कॉपर को थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये होता है निम्न मतलब कम, निम्न सक्रिय धातु ये होता है, ठीक है ना। और इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है काफी उच्च होती है, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन्स लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी इसकी उच्च होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता जो होती है ना, उस समय जो लेता है इलेक्ट्रॉन तो फिर उस लेने के बाद में जो ऊर्जा निकालता है बाहर वो उच्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा अधिक एनर्जी निकाल देता है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है तो क्या होगा, सरलता पूर्वक इसका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, इसका अपचयन हो जाएगा, इजिली अपचयन होता है। और अगर अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है तो फिर क्या हो जाएगा,
ये ऋणायन बनाएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव वाला छोर पे ये मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो है इजीली गेन कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ से आपको बनाकर दिखाएंगे एक बढ़िया सा सेल डायग्राम, ठीक है ना। देखो भाई, वैसे तो मैं स्मार्ट बोर्ड का करके यूज आपको बने बनाए डायग्राम दिखा सकता हूँ गूगल से लेकर के, लेकिन नहीं, हम खुद बनाएंगे ताकि आप सीखो उस चीज को, है ना। हमें बने बनाए गूगल से नहीं उठाना है, खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग यहां से बीकर लेते हैं। देखो ऐसा कुछ, ये हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर और लेंगे जब दूसरा, क्योंकि इसमें कैथोड और एनोड दोनों ही सेपरेट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल अलग। कोशिश करूंगा अच्छा बनाने की। ये दोनों बन गए हमारे पास। अब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो इसको मैं कैथोड बनाने वाला हूं इधर, तो मैं इसमें जिंक रॉड ऐड करूंगा। अब जिंक रॉड में क्यों ले रहा हूं आप सभी को पता है, मैंने अब यहां पर लिख के दिखाया आपको इधर सामने। और इधर हम लोग कॉपर का लेंगे रॉड, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं इधर। बना लो साथ साथ तुम भी, बनाना तो देखो भाई पड़ेगा ही, सीखना है तो। ऊंचा नीचा बन गया, कोई बात नहीं। अब ये हमारा क्या है, जिंक का रोड है, ये ठोस है, जिंक रोड है ये। तो जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड लेंगे उसी धातु का विद्युत अपघट्य विलयन आपको इसमें लेना है, विद्युत अपघटनी विलयन आपको इसमें लेना है। ये क्या है, ये हमारे पास जिंक सल्फेट का विद्युत अपघटनी विलयन है, और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड हमने डुबा दिया है जिंक का, ताकि हम बना सकें क्या, एक अच्छा सा एनोड, ठीक है। तो इसको हम लोग एनोड बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहता है एनोड तो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जिंक सल्फेट है जो कि वैद्युत अपघटनी विलयन है, और दूसरा हमारे पास जो है, ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, हमने इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, और इसके अंदर है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है जलीय। उधर हमारे पास जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है, जलीय विलयन मतलब एक्वस। अब आप यहां देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि एनोड पर क्या होगा। देखो एनोड पर ध्यान रखो, इधर जिंक हमारा धातु ठोस अवस्था में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2+ आयन बनाता है। और इस विलयन के अंदर हमने जैसे जिंक को डाला तो जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड पे छोड़ करके कूद जाता है पानी में। कहा, इसमें विलयन में। ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद कहाँ आ गया, जिंक इसमें आ गया, विलयन में आ गया, अब घटनी विलयन में आ गया। कुछ तो जिंक यहां पहले से थे, कुछ आ गए। कहा ना, जिंक को इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्या है, शौक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाती है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का जो जिंक है वो तो पानी में जा चुका है, मतलब कि विलयन में जा चुका है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। किस पर, इलेक्ट्रोड पर। और यहां पर कौन है, कॉपर भाई साहब है, कॉपर भाई साहब। इसके अंदर Cu2+ आयन है, Cu2+ आयन इसके अंदर मौजूद है, किसमें, कॉपर वाले विद्युत अपघटनी विलयन में। और यहां पर कौन है, इसके ऊपर हमारे पास कॉपर का
जो इलेक्ट्रोड हमने इसमें डुबाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तार के द्वारा उसमें विभवांतर मापी यंत्र जोड़ करके कनेक्ट कर देंगे दोनों को। देखो ये हमने क्या किया, थोड़ा मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है। ये गया इधर, ये हमने बीच में क्या लगाया, विभव मापी लगाया, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर होगा उसको मापेगा, उसे हम बोलेंगे विभव मापी। हमने जैसे ही तार को एक दूसरे तार के द्वारा इस दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड क्या हुआ, देखो हमने एनोड बनाया था इसका, और ये हमारा क्या था, कॉपर रॉड था, और ये हमारा क्या था, कैथोड था। ये हमारा कैथोड बनाया था हमने इसको। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है वो एनोड की ओर से कैथोड की तरफ शुरू हो जाता है चलना, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है तो आप सभी जानते हैं जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। तो विद्युत धारा जो इसके अंदर जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की वजह से, वो कैथोड से एनोड की तरफ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है। देखो अब आपसे मैंने कहा था कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका जो एनोड है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, देखो ध्यान से, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे मुक्त इलेक्ट्रॉन वो रॉड पर है, तो जिस रॉड पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो नेगेटिव ना होगा भैया। इसीलिए क्या होता है, ये जो हमारा एनोड है वो ऋणात्मक होता है, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। तो ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर दिया, तो ये हमारा क्या बना, गैल्वेनिक सेल। लेकिन ये सेल रिएक्शन होती रहेगी, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाता रहेगा जाता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब इधर के सारे इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो कॉपर है, ये कॉपर भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते ही उसको लपक के चिपक जाएगा, कहाँ पर, इस पर कैथोड पर। कॉपर जितने होंगे बिलियन में वो जाकर इधर चिपक जाएगा, ऐसे करके इधर चिपक जाएगा, ये जाकर इधर चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा कॉपर 2+ आयन। यानी कि आप देख सकते हैं यहां तो जिंक घुल रहा है, बिलियन के अंदर जिंक रोड घुलता जा रहा है, क्योंकि यहां का जिंक टूट कर कहां जा रहा है, बिलियन में। तो यहां पर तो घुलने की प्रक्रिया चल रही है, और यहां पर निक्षेपण मतलब इकट्ठा हो रहा है, जो बिलियन में कॉपर है वो जाकर के चिपक जा रहा है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब कुछ समय ऐसा आएगा जब प्रोसेस चलते चलते रुक जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो सेल काम करना बंद ना करे इसके लिए हम इसमें एक यू शेप आकार का ट्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं। देखो ध्यान से, इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं बताता हूं, लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, लवण सेतु कहते हैं। ध्यान रखना, ये इस तरह से हमने इधर इसको इसमें लगाया हुआ है, हम इसे कहते हैं लवण सेतु। और इस यू आकार का जो ट्यूब है इसके अंदर क्या भरते हैं, वैद्युत अपघटय। इसमें अच्छा ये जो मुंह होता है इसके अंदर हम लोग रुई लगा देते हैं, लेकिन रुई लगाने से पहले हम इसके अंदर वैद्युत अपघटय भर देते हैं। कौन कौन से विद्युत अपघटय होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार के दुर्बल वैद्युत अपघटय हम लोग इसके अंदर भर देते हैं। अगर नाम का एगर नाम का पदार्थ आता है जो कि जेली टाइप का होता है, जेली मतलब ना ठोस ना ही द्रव, जैसा क्रीम होता है ना ऐसा आता है, बिल्कुल उसी का, ना ठोस ना ही द्रव। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत अपघटय को, ये जो हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, किसी एक को, सबको नहीं किसी एक को मिला करके चटनी सब बना करके, पेस्ट बोलते हैं उसको ना, जेली टाइप का होता है, ना ठोस ना ही द्रव, मिला करके इसमें भर देते हैं। इसके अंदर इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं, और भर देंगे इसके अंदर तो क्या होगा बताओ, नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें रुई बंद कर देते हैं और इसमें हम लोग ऐसे भर देते हैं। तो क्या होगा उससे, अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर की ओर, तो यहां पर नेगेटिव कम ना हो जाए, यहां पर नेगेटिव कम ना हो जाए। अगर मान लो आपने KCl भर दिया इसमें, तो KCl में से जो Cl- आयन है वो कहां जाएगा,
एनोड की ओर गतिशील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा कहाँ, एनोड पर। तो नेगेटिव आयन जो होगा लवण सेतु के अंदर वो एनोड की तरफ गतिशील हो जाएगा इधर, और यहाँ आवेश को संतुलित के रूप में रखेगा, यानी कि नेगेटिव जो आयन है इधर जाएगा, ताकि जो प्लस माइनस का जो आवेश है ना वो बैलेंस संतुलित रहे, और इधर जो होगा के प्लस आयन इधर की तरफ लगातार गतिशील रहेगा इधर। अब यहाँ पे कौन आ रहा है बताओ, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ प्लस कम हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस यानी कि धनावेश को संतुलित बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हाँ प्लस आयन लवण सेतु में से कंटिन्यू प्रवाहित होता रहेगा, चलता रहेगा। देखो यार लाइट चली गई थी ना, सारा फिर से बनाया, मेहनत पर पानी फिर गया था, देखो फिर से बनाया मैंने सारा। अब यहाँ पर क्या है, हम आपको समझा रहे थे कि ये जो लवण सेतु है इसे हम लवण सेतु बोलते हैं, तो आवेशों को संतुलित करने के लिए नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास तार है जो दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य परिपथ। क्या बोलते हैं, बाह्य परिपथ कहते हैं। और ये जो हमारा लवण सेतु है ये आंतरिक परिपथ, क्या है ये, आंतरिक परिपथ कहलाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहां पे सब कुछ बना लिया है, इसमें कुछ कमी नहीं रह गई, सब कुछ अच्छा हो गया, समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, गैल्वेनिक सेल में डेलियन सेल का एक यहाँ पर रेखा चित्र है, हमने डायग्राम बनाया है, ये आप अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें लिखना क्या है, इसके बाद हमें लिखना है रिएक्शन, कि एनोड पर क्या रिएक्शन हुई और कैथोड पर क्या हुई रिएक्शन, ये सब हमें यहाँ पर लिखना है और बनाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो हमने भर रखा है ये क्या है, वैद्युत अपघटनी विलयन, ठीक है ना, ये तो आपको मैंने समझा दिया था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अभिक्रियाएं, रिएक्शन देखेंगे, कहाँ पर, एनोड पर। तो एनोड पर देखो, एनोड पर क्या होगा, तो भैया एनोड पर हमारे पास क्या होगा, देखो एनोड पर हमारे पास जिंक था ठोस अवस्था में, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में 2 प्लस बनाया होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एनोड पर जिंक धातु विद्युत अपघटनी विलयन में घुलता है, यानी एनोड पर जिंक धातु वैद्युत अपघटनी विलयन में घुलता है, क्या होता है, घुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड पर, यानी कैथोड पर क्या होगा, कॉपर था भाई, कॉपर 2 प्लस आयन में था, किसमें, जल में, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने भेजा है उसे ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इसका अपघटन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा था ऑक्सीकरण, और यहां पर क्या होगा, अपघटन होगा, यानी सॉरी अपचयन होगा, अपघटन लिख दिया मैंने, अपचयन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके कॉपर ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा, कॉपर 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने के पश्चात, ग्रहण करके कैथोड पर क्या होता है, निक्षेपित, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे नेट रिएक्शन, कि भाई नेट रिएक्शन क्या हुई, नेट मतलब संपूर्ण अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से,
तो इधर बचा क्या, देखो जिंक धातु था ठोस अवस्था में, कॉपर 2+ आयन जो था जलिया, और ये रिएक्शन करके जिंक बना लेता है जलिया। जिंक 2+ आयन जो कि कैसा है, जलिया हो गया है, और जो कॉपर था हमारा वो निक्षेपित हुआ है कैथोड पर, तो ठोस है। ये हमारा क्या है, संपूर्ण केमिकल रिएक्शन जो एक गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है। इसे बनाइए, इसे करिए कॉपी। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सॉल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु क्या है और उसके क्या कार्य होते हैं। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। हम चलते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वो है लवण सेतु। लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है भैया। देखो तो लवण सेतु है क्या, डिस्प्ले में क्या हो गया, यानी कि लवण सेतु क्या होता है। अभी तो आपको मैंने समझाया था कि यू आकार का होता है एक ट्यूब, यू आकार, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, यू आकार के ट्यूब में जेली प्रकृति के पदार्थ, जेली प्रकृति के पदार्थ किसमें, एगर एगर क्या होता है, ध्यान रखना, एगर एगर पदार्थ होता है। एगर एगर पदार्थ में, जेली प्रकृति के एगर एगर पदार्थ में वैद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघटय लिखो, वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, या फिर अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इनका मिश्रण बनाकर भरे मिश्रण युक्त लिखो, का मिश्रण युक्त ब्रिज होता है, यानी कि सेतु द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। वो कौन होते हैं, लवण सेतु कहलाते हैं, ठीक है ना। लवण सेतु कहलाते हैं। ये हमारा क्या था, लवण सेतु की परिभाषा की यू आकार के ट्यूब में जेली प्रकृति के एगर एगर, भाई क्या ये एगर 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 एक पदार्थ आता है, ठीक है ना। जिलेटिन भी बहुत सी बुकों में लिखा होता है। एगर एगर पदार्थ में वैद्युत अपघटय कौन कौन हो सकता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है ये हमारा, KCl हो सकता है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण युक्त सेतु द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को संयोजित मतलब जोड़ के रखता है, उसे हम कहते हैं लवण सेतु, ठीक है ना। लवण सेतु हम इसे कहते हैं, यानी कि सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर है लवण सेतु का कार्य क्या है, तो यहां हम लिखेंगे हेडिंग लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। देखो लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है ना। अगर लवण सेतु नहीं रहेगा तो परिपथ हमारा कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य क्या हमारा, लिखो पहला कार्य है आंतरिक परिपथ को, आंतरिक परिपथ को
क्या करता है, पूर्ण करता है। पहला काम इसका ये होता है। दूसरा काम क्या है इसका, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो विलयन है उसको अलग करता है और उसके बीच में उदासीनता को बनाए रखने के काम में ये आता है। ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों के वैद्युत अपघटनी विलयन को या विलयन की विलयन को लिखो, विलयन को विपरीत आवेश प्रदान करके उसकी उदासीनता प्रदान करके उसकी उदासीनता बनाए रखता है। उदासीनता बनाए रखता है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है ना। और इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि जो दोनों विलयन होते हैं उनके बीच में जो लिक्विड जंक्शन होता है, लिक्विड जंक्शन विभव, उसको कम करने का प्रयास करता है। तो लिखो इसमें लवण सेतु दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य द्रव जंक्शन, क्या बोलते हैं उसको, के मध्य द्रव जंक्शन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, यानी कि न्यूनतम रखता है। ठीक है। तो ये तीसरा फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको दो तो जरूर ही ध्यान रखने हैं। ठीक है। करो इसे कॉपी। फिर हम लोग यहाँ पर जो है अक्रिय जो विद्युत अपघटन हम लोग यूज करते हैं किसमें, लवण सेतु में, उसका खास बात क्या होना चाहिए, उसका गुणधर्म क्या होना चाहिए। लिखो अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे अक्रिय वैद्युत अपघटय के गुणधर्म। भाई लवण सेतु में आपने भरा था ना भी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि अक्रिय विद्युत अपघटय, उसे खास बात कुछ हमारे होना जरूरी है, कुछ उसकी प्रॉपर्टी है जो हमको यहां पर क्या है वो समझना है। क्या क्या है, पहला वैद्युत अपघटय कैथोड और एनोड दोनों अपघटनी विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, अक्रिय वैद्युत अपघटय, अक्रिय वैद्युत अपघटय विद्युत अपघटनी विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। ये इसकी पहली गुणधर्म यही है, पहली खास बात इसकी यही है। दोनों वैद्युत अपघटय, अक्रिय वैद्युत अपघटय के दोनों आयनों की गति यानी कह लो वेग, गति या कह लो वेग समान होना चाहिए, ताकि दोनों इक्वल स्पीड से दोनों तरफ जाए और उसको
जो विद्युत अपघटन विलयन है उसको उदासीन बना दे। क्या बना दे? उदासीन बना दे। वेग को उदासीन, गति सेम होनी चाहिए, वेग समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल समान होना चाहिए, वरना फिर मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हमारे पास जो अगला हेडिंग है वो क्या है हमारे पास में? हाँ, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि अगर हमारे पास एक विद्युत अपघटनी गलत बोल दिया, गैल्वेनिक सेल है। अगर हम किसी गैल्वेनिक सेल पर बाह्य परिपथ से कोई विद्युत धारा विभवांतर अप्लाई किया जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, हमें यह सीखना है। तो इसे हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। जहां तक आपको पढ़ाया है इसका नोट्स बनाइए, लिखिए, उसको रिमेंबर करिए, समझिए। जहां भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, माता पिता की बात मानते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।